हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में राजनयिक जो संधियों के संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ और शब्दों पर जो संधि से संबंधित हैं उन पर विचार करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने विदेशाधिकरण के संबंध में चर्चा की थी। जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं या जो संधि से संबंधित शब्दों का प्रयोग किया जाता है, आज हम उसको स्पष्ट करते हुए चर्चा करेंगे। जो अगला जो संधि से संबंधित शब्द उपयोग में लिया जाता है वो है संपत्रों का विनिमय यानी एक्सचेंज ऑफ नोट्स। राज्यों के बीच में समझौता करते समय विदेश मंत्री औपचारिक रूप से आपस में संपत्रों का विनिमय करते हैं, यानी आपस में जो पत्र होते हैं उनको एक्सचेंज करते हैं। ये अपनी सरकारों की ओर से पत्र व्यवहार करते हैं और जो राजनयिक या डिप्लोमेट्स उस राज्य में ही रहते हैं उनको भी इस प्रकार का अधिकार होता है। दो राज्यों के बीच में की गई अधिकांश संधियों में संपत्रों के विनिमय की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। संपत्रों का विनिमय करने के लिए पूर्ण शक्तिधारी होना अनिवार्य नहीं है और न ही संपत्रों के विनिमय हमेशा अनुसमर्थन की मांग करते हैं। कभी कभी अनुसमर्थन अनिवार्य मान लिया जाता है। जैसे 15 जनवरी 1923 को जर्मनी और स्पेन के बीच में जो संधि हुई तो संपत्रों के विनिमय पर भी दोनों पक्षों का समर्थन जरूरी था। जो संपत्र होते हैं उनका विनिमय साधारणतया विषय वस्तु पर या जो भी संधि का विषय होता है उस पर जो प्राथमिक और मौलिक विचार विमर्श होता है उसके बाद में किया जाता है। लेकिन कभी कभी पत्र व्यवहार का परिणाम होता है जिसमें प्रस्ताव पर पहले से ही विचार कर लिया गया हो। लेकिन जनरली संपत्रों का विनिमय उसी दिन किया जाता है जिस दिन से समझौते को लागू किया जाना है। यानी समझौते से संबंधित जो भी पत्र व्यवहार है वो एक दूसरे को विनिमय कर दिया जाता है और जो समझौते से संबंधित जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं वो एक दूसरे को दी जाती हैं और फिर उसी दिन इनका आदान प्रदान किया जाता है जबकि समझौते को लागू किया जाना है। इन संपत्रों के जो लेन देन का कार्य है वो इसमें समझौते विभिन्न विषयों से संबंधित होते हैं। जिन संपत्रों का एक दूसरे को एक्सचेंज किया गया, लेन देन किया गया है, वो समझौते विभिन्न विषयों से संबंधित होते हैं। जैसे वाणिज्य या व्यापार से संबंधित या एक दूसरे को भुगतान करने से संबंधित या जो भुगतान समझौते कर लिए गए हैं उसमें कोई संशोधन करना हो या फिर उन समझौतों को कंटिन्यू रखना हो या फिर पंच निर्णय या फिर अन्य कोई अभिसमय हो उसका नवीनीकरण करना हो, उसको पुनः निर्धारित करना हो या कभी दो देशों के बीच में दोहरा करारोपण हो रहा हो तो उसमें छूट देना हो या फिर कोई ट्रेडमार्क की मान्यता देनी हो। तो इस संबंध में चर्चा करके और फिर मूल विचार विमर्श करके और फिर उस पर समझौता पत्र तैयार किया जाता है और उसको एक दूसरे को एक्सचेंज किया जाता है। तो इस तरह से स्पष्ट है कि संपत्रों का विनिमय जो किया जाता है वो भी कम इम्पोर्टेंट नहीं है और इनके द्वारा बहुत सारे प्रश्नों का नियमन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर 1953 में सरकारी प्रकाशनों के विनिमय से संबंधित फ्रांसीसी गणराज्य और ग्रेट ब्रिटेन की सरकारों के बीच में संपत्रों का आदान प्रदान किया गया था। इसी तरह से 1953 में दक्षिणी रोडेशिया की सरकार की ओर से ग्रेट ब्रिटेन और इटली की सरकार के बीच में संपत्रों का विनिमय
या लेन देन किया गया। 1953 में ही ग्रेट ब्रिटेन और इजराइल की सरकार के बीच में भी संपत्तियों का विनिमय हुआ। एक अन्य शब्द है अविप्रतिपत्ति संधि, कॉन्कोर्डेट। कॉन्कोर्डेट से तात्पर्य है कि राजा और पोप के बीच में होने वाले समझौते को कॉन्कोर्डेट कहा जाता है और इसका उद्देश्य है कि संबंधित जो राज्य है उसमें रोमन कैथोलिक चर्च के हितों की रक्षा करना। एक अन्य शब्द है अतिरिक्त धाराएं, एडिशनल आर्टिकल्स। अतिरिक्त धारा से तात्पर्य है कि किसी कम महत्व के विषय के संबंध में एक प्रावधान की शर्त के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समझौते के साथ में अतिरिक्त धाराएं जोड़ी जाती हैं। इन पर मूल संधि के साथ में हस्ताक्षर किए जाते हैं। कभी कभी अतिरिक्त धारा को परिशिष्ट के रूप में भी रखा जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अधिकांश जो परिशिष्ट होते हैं वो वास्तव में समझौते का ही एक भाग माने जाते हैं, इसलिए इसे संलग्न किया जाता है। अतिरिक्त धाराएं कभी कभी संधि के बाद भी तय की जाती हैं और कभी सरकारों के समझौतों को भी अतिरिक्त धारा कह दिया जाता है। ऐसी स्थिति में इन पर सरकार या संसद के द्वारा अनुसमर्थन ऐच्छिक होता है। यदि इच्छा हो तो अनुसमर्थन किया जाए, अन्यथा इसमें कंपल्शन नहीं है। कभी कभी जो अतिरिक्त धाराएं होती हैं इनकी अपेक्षा इन उद्देश्यों की प्राप्ति अनुपूरक समयों, अभिसमयों, समझौतों या विदेशाधिकरणों के माध्यम से की जाती है। और जब कभी डाक, तार या मौद्रिक समझौतों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इनके लिए भी प्रायः अतिरिक्त धारा शब्द का प्रयोग किया जाता है। अंतिम अभिनय या फाइनल एक्ट, इस शब्द का प्रयोग किसी कांग्रेस या सम्मेलन के औपचारिक वक्तव्य के रूप में होता है और ये संक्षिप्त रूप होता है। इसमें संधियों या अभिसमयों का आवश्यक सिफारिशों के साथ उल्लेख होता है जो कि उस कांग्रेस या सम्मेलन में की जाती हैं। और अंतिम अधिनियम को एक अधिनियम या संधि के लिए आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की प्रक्रियाओं का हम एक अभिलेख कह सकते हैं, एक ब्यौरा कह सकते हैं। इसमें सम्मेलन का जो उद्देश्य है, उसकी शक्तियां हैं और उसमें वाद विवाद के बाद में जो निर्णय लिए गए हैं उन सब का अभिलेख रहता है, उन सब को लिख कर उसको रखा जाता है। सम्मेलन में जो प्रस्तुत प्रस्ताव हैं, विभिन्न सिफारिशें हैं और जो घोषणाएं हैं उसमें उसका भी इस अभिलेख में उल्लेख होता है और इस पर भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर होते हैं, लेकिन फिर उस पर भी अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती है। एक अन्य महत्वपूर्ण शब्द है सामान्य अधिनियम, जनरल एक्ट। सामान्य अधिनियम एक संधि या अभिसमय से बहुत अधिक संबद्ध होता है और विभिन्न घोषणाएं जो सम्मेलन में की जाती हैं उनको एक ही परिचय में शामिल कर दिया जाता है और इसलिए इसे सामान्य अधिनियम कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे 1815 की वियना कांग्रेस के अंतिम अधिनियम के जो परिपत्र था उसमें यह घोषणा की गई थी कि जो संलग्न संधियां हैं और अभिसमय हैं, यदि इसमें शब्दशः एज इट इज़ शामिल किए गए तो वो समान रूप से प्रभावी होंगे। और इस प्रकार से ये जो कहा गया वो अंतिम अधिनियम था, लेकिन वो एक सामान्य अधिनियम में परिवर्तित हो गया। इसी तरह से प्रामाणिक विवरण या प्रोसेस वेबल शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। इससे तात्पर्य है कि कार्यवाहियों के औपचारिक अभिलेख के लिए
प्रामाणिक विवरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। विनिमय यानी आपसी लेन देन, जमा और सरकारों द्वारा या संसद के द्वारा अनुसमर्थन और प्रशासनिक समझौते के अभिलेखों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसी कांग्रेस या सम्मेलन में पूर्ण जो शक्तिधारी राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, उनके अधिवेशन का पूरा जो ब्यौरा है, पूरा वृत्तांत है, उसका प्रामाणिक विवरण के रूप उसको प्रामाणिक विवरण के रूप में कहा जाता है। और जब कभी किसी संधि या अभिसमय पर अनेक राज्य हस्ताक्षर करते हैं या अपना अनुसमर्थन देते हैं, तो उन कार्यवाहियों का एक औपचारिक अभिलेख ब्यौरा तैयार किया जाता है और इसके लिए सामान्यतः अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती है और इसे प्रोसेस वेबल या प्रामाणिक विवरण कहा जाता है। अगला शब्द है अस्थायी प्रणाली, मोडस विवेंडी। अस्थायी जो प्रणाली है, ये समझौते जो होते हैं वो उसके लिए प्रयोग में किए जाते हैं कि वो समझौते जो कुछ समय बाद स्थायी और विस्तृत समझौतों में परिवर्तित हो जाते हैं, और इसमें कभी कभी ऐसे समझौते भी शामिल होते हैं जिस पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किए हों या जिन्हें हम अभिसमय कह सकते हैं। तो जो हमेशा संपत्रों के विनिमय ही इनकी श्रेणी में आते हैं, यानी संपत्रों जो घोषणा की गई है उनका लेन देन इस श्रेणी में आता है। और अस्थायी प्रणाली पर भी अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 1930 को ग्रेट ब्रिटेन और सोवियत संघ के बीच में ऐसा ही अस्थायी समझौता हुआ था। विशेष समझौते, स्पेशल एग्रीमेंट। विशेष समझौते वो समझौते होते हैं जिनमें विवादपूर्ण विषयों को न्यायिक समझौते या पंच फैसले के लिए सौंपने की व्यवस्था होती है, उसे विशेष समझौते कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो संविधि है उसकी धारा 40(1) के अनुसार न्यायालय के सम्मुख ऐसे मामले प्रस्तुत किए जा सकते हैं जिनके संबंध में किसी विशेष समझौते के तहत विवादपूर्ण विषयों को न्यायालय के सम्मुख रखने की व्यवस्था की गई हो। और ऐसे विशेष समझौतों में ये भी लिखा जाता है, ये भी उल्लेख किया जाता है कि न्यायाधिकरण की नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी, न्यायाधिकरण को कौन कौन सी शक्तियाँ दी जाएंगी और उसका स्थान कहाँ होगा और उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग होगा। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग ने 1953 में सिफारिश की थी और उसके अनुसार अगर कोई पूर्व समझौता नहीं किया गया है तो संबंधित पक्षों को पंच निर्णय से युक्त विशेष समझौता करते समय ये उल्लेख करना चाहिए कि विवाद के विषय, न्यायाधिकरण की रचना के तरीके, पंचों की संख्या और न्यायाधिकरण का स्थान क्या होगा। तो इस समझौते में न्यायाधिकरण पर लागू होने वाले कानून, न्यायाधिकरण की शक्तियाँ, उनके कार्य करने की प्रक्रिया और उसमें कितने सदस्य होंगे, उनकी गणपूर्ति क्या होगी और फैसले की शक्ति क्या होगी, इन बातों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। तो इसे विशेष समझौते कहा जाता है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।